हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। तो बच्चों, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन एंड देयर एलिमिनेशन के अंदर हमने दो सब टॉपिक्स कवर कर लिए थे। एक तो था हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड सेकंड वन वाज यूरिन फॉर्मेशन एंड द फंक्शन ऑफ द टिब्यूल्स। यूरिन कैसे फॉर्म होती है, कैसे कंसंट्रेट होती है और उसके बाद में उन डिफरेंट टिब्यूल्स के क्या फंक्शन है। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं द मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट कैसे कॉन्सेंट्रेट होता है, रेगुलेशन ऑफ द किडनी फंक्शन एंड द मिक्सचरेशन प्रोसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। तो जब हम मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट की बात करते हैं, सो मैमल्स दे हैव एन एबिलिटी टू जनरेट और टू प्रोड्यूस अ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। सो द हेनलेज लूप और जो वासा रेक्टा होती है, जो कि इफरेंट आर्टेरियोल से बनी होती है, दे प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन दिस प्रोसेस इन हेल्पिंग to concentrate the urine. Efferent arteriole. Okay, so mammals, they have an inbuilt capacity to produce a concentrated urine if required by the help of the Henle's loop and the vasa recta, which is formed by the efferent arteriole. So the flow of filtrate in the two limbs of Henle's loop is in the opposite direction and thus it forms a counter current. तो इस मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? काउंटर करंट मैकेनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काउंटर करंट मैकेनिज्म बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? अगर मैं आपको इसका ब्लड फ्लो दिखाऊं, जो फिल्ट्रेट का फ्लो है और जो वासा रेक्टा का फ्लो है, दे आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट इज दे आर इन काउंटर current. So the flow of blood through the two limbs of the vasa recta, they are also in the काउंटर करंट पैटर्न। मतलब एक, अगर ये दो लिम्स हैं, ये लूप ऑफ हेनले की है, ये वासा रेक्टा की है, तो एक लिम्ब में नीचे आ रहा है फिल्ट्रेट, एक में ऊपर जा रहा है, और वासा रेक्टा के अंदर एक जगह से ब्लड नीचे आ रहा है और एक जगह से ऊपर जा रहा है। तो दे आर फॉर्मिंग अ काउंटर करंट पैटर्न, मतलब काउंटर एक्ट कर रहे हैं, काउंटर करंट कर रहे हैं, इसलिए वो दोनों के दोनों जो है काउंटर करंट मैकेनिज्म फॉर्म करते हैं। एंड द मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, इट इज ऑल्सो नोन एज द काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो अगर हमारे एग्जाम के अंदर काउंटर करंट मैकेनिज्म पूछा जाता है, तो दैट इज सेम एज दैट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। काउंटर करंट मैकेनिज्म देख के कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हमें पता है कि दैट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म इज द कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। सो जब हम स्टार्ट करते हैं हेनलेज लूप से, तो ये हमें पता है कि ये हमारा क्या है? एफरेंट आर्टेरियोल है, और दूसरा क्या है? हमारा इफरेंट आर्टेरियोल है। तो जब यहां से फिल्ट्रेट पास ऑन होता है थ्रू द पीसीटी इनटू द लूप ऑफ हेनले, पहला हमारा लूप आता है डिसेंडिंग का और दूसरा लूप आता है हमारा असेंडिंग का। वैसे ही वासा रेक्टा के अंदर एक लूप आता है डिसेंडिंग का और एक लूप आता है असेंडिंग का। तो मैं डिसेंडिंग असेंडिंग से डिनोट करूंगी, आप लोगों को समझना है, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी कि लूप ऑफ हेनले डिसेंडिंग लूप। मैं यहाँ पे अगर दिखाऊंगी तो ये लूप ऑफ हेनले है ग्रीन एंड रेड है हमारा वासा रेक्टा। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले तो जो रीजन्स है हमारे बेसिक, ये तीन रीजन्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट इज द कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स जो बिल्कुल सुपरफिशियल रीजन होता है, दैट इज द कॉर्टेक्स। देन उसके बाद में हमारा था आउटर मेड्यूला, और फिर जो सबसे नीचे हमारा सबसे अंदर है वो है हमारा इनर मेड्यूला। ठीक है, सो द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा एज वेल एज द काउंटर करंट इन देन इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी। तो आप देख सकते हो कि ऑस्मोलैरिटी हमारी 300 मिली ऑस्मोल पर ml से स्टार्ट हुई है और वहां से लेके हमारी जो है 1200 तक गई है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स, है ना, 4 टाइम्स हो रही है, क्योंकि वो 1200 तक कॉन्सेंट्रेटेड हो रही है, 1200 तक कॉन्सेंट्रेटेड हो रही है। सो इसमें यही दिया है कि मिली ऑस्मोल पर लीटर इन द कॉर्टेक्स 300 है, और जब वो इनर मेड्यूला में जाता है तो 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर तक पहुंच जाती है हमारी ऑस्मोलैरिटी। सो द ग्रेडियंट इट इज कॉज्ड बाय द NaCl विच इज द कॉमन सॉल्ट एंड द यूरिया। ये दोनों के दोनों जो है हमारे ग्रेडियंट बनाते हैं, NaCl एंड द यूरिया। तो जब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें, अगर हम लोग लूप ऑफ हेनले देखें, मैं ये सारा इरेज कर रही हूँ जो भी मैंने लिखा है। हाँ, तो जब हम लोग ये लूप ऑफ हेनले देखते हैं, तो लूप ऑफ हेनले के अंदर जब हमारा डिसेंडिंग के अंदर जब फिल्ट्रेट आता है, सो द डिसेंडिंग लिम्ब इट इज परमिएबल टू वाटर, तो वो वाटर बाहर
फेंकती है इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो जब वाटर बाहर गया तो जो हमारी यूरिन है वो 400 से लेके 1200 तक जो फिल्ट्रेट है हमारा कंसंट्रेट हो जाता है। जब जाहिर सी बात है अगर एक फिल्ट्रेट मूव कर रहा है और उसके अंदर से कंटिन्यूसली पानी हमारा रीएब्जॉर्ब होता जा रहा है तो उसमें क्या होगा, हमारे सिर्फ आयंस बच जाएंगे, है ना। तो वो आयंस क्या हो रहे हैं, वो आयंस बेसिकली हमारे कंसंट्रेट हो रहे हैं फ्रॉम दी 400 मिलीऑस्मॉल पर लीटर टू दी 1200 मिलीऑस्मॉल पर लीटर। तो डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर क्या होता है, डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर लूप ऑफ हेनले के अंदर क्या होता है, हमारा जो है कंसंट्रेट हो जाता है यूरिन, क्या हो जाता है, कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट हो जाता है अप टू 1200 मिलीऑस्मॉल पर लीटर। वही जब वही लूप ऑफ हेनले जब हमारा असेंडिंग लिम्ब में आता है तो वो क्या होता है, द असेंडिंग लिम्ब इट इज परमिएबल टू NaCl, वो NaCl से परमिएबल है, वो उसी को रीएब्जॉर्ब करता है। तो NaCl अगर बाहर निकल रहा है तो फिर वो डाइल्यूट हो जाएगा। अगर हमारे सॉल्ट्स जो असेंडिंग लिम्ब से बाहर निकल रहे हैं, हमारे सॉल्ट्स जो असेंडिंग लिम्ब से बाहर निकल रहे हैं तो हमारा वाटर रिटेन होगा, और वाटर रिटेन होगा तो हमारा जो फिल्ट्रेट है वो डाइल्यूट होके 100 मिलीऑस्मॉल पर लीटर में आ जाता है कॉर्टेक्स के अंदर। उसके बाद में आप ये देख सकते हो कि स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इट इज ऑल्सो रीएब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटरस्टिशियम। तो NaCl अगर बाहर निकल रहा होता है, इट इज गेटिंग रीएब्जॉर्ब, तो यूरिया एब्जॉर्ब हो रहा होता है, यूरिया इज गेटिंग इनटू द फिल्ट्रेट। तो क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया आता है, ज्यादा नहीं आता है, इसलिए जो है हमारा जो फिल्ट्रेट है वो डाइल्यूटिंग की तरफ ही जाता है, वो कंसंट्रेट नहीं होता, उसके अंदर से NaCl रीएब्जॉर्ब हो रहा होता है और यूरिया जो है उस फिल्ट्रेट के अंदर एंटर कर जाता है। तो हमारा यूरिन जो है फिल्ट्रेट बेसिकली फिल्ट्रेट जो है थोड़ा वो हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। उसके बाद में फिल्ट्रेट हमारा जाता है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। कलेक्टिंग डक्ट के अंदर से भी यूरिया पास ऑन होता है, यूरिया इज रीएब्जॉर्ब, एंड जो हमारा ऑस्मोलैरिटी रहती है हमारे फिल्ट्रेट की, हमारी यूरिन की, वो 1200 तक पहुंच जाती है, यानी कि कंसंट्रेट हो जाती है। क्यों होगी कंसंट्रेट, क्योंकि उसके अंदर से वाटर रीएब्जॉर्ब हो रहा है, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर से हमारा वाटर रीएब्जॉर्ब हो रहा है, और यूरिया जो है हमारा वो जाके कहाँ जा रहा है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से हमारा फिर से असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और वो बार बार ही ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो बेसिकली जो हमारा यूरिया इसके अंदर आया था फिल्ट्रेट के अंदर, वो फिर से कलेक्टिंग डक्ट के अंदर किया, और कलेक्टिंग डक्ट ने उस यूरिया को इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर छोड़ दिया, और पानी भी सारा का सारा रीएब्जॉर्ब हो गया। तो हमारा यूरिन जो है 1200 मिलीऑस्मॉल पर लीटर पे जाके कंसंट्रेट हो जाता है इन द कलेक्टिंग डक्ट। वही हम दूसरी तरफ जब वासा रेक्टा के अंदर देखें तो वासा रेक्टा के अंदर भी यही मैकेनिज्म हो रहा है। जो डिसेंडिंग लिम्ब है, द डिसेंडिंग लिम्ब इट इज परमिएबल टू वाटर, इट इज परमिएबल टू वाटर, तो उसमें कंसंट्रेट हो रही है जो हमारा फिल्ट्रेट है। और उसके बाद में जब असेंडिंग लिम्ब है, इट इज परमिएबल टू द सॉल्ट्स, और वहां पे हमारा जो है 300 मिलीऑस्मॉल तक फिल्ट्रेट पहुंच जाता है। तो यह हम देख सकते हैं कि दो डायरेक्शंस में मूव कर रहा है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। तो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इट ऑल्सो प्लेज अ रोल इन मेंटेनिंग द ऑस्मोलैरिटी। ठीक है, सो 300 से स्टार्ट होके हमारी जो है कंसंट्रेट होके जो फिल्ट्रेट है हमारा 1200 मिलीऑस्मॉल पर लीटर पे जा रहा है। कितने पे जा रहा है, 1200 मिलीऑस्मॉल पर लीटर पे जा रहा है। तो आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 4 टाइम्स जो है हमारी बॉडी के अंदर कैपेसिटी होती है टू कंसंट्रेट द यूरिन। So the NaCl is transported by the ascending limb, which is exchanged with the descending limb of the vasa recta. तो जो NaCl ascending limb से reabsorb हो रहा है, ascending limb of loop of Henle से, वो बाद में जा रहा है किसके अंदर, वासा रेक्टा के अंदर। किसके अंदर जा रहा है, वासा रेक्टा के अंदर, और वासा रेक्टा उसे अल्टीमेटली इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर निकाल रहा है बाय द असेंडिंग लिम्ब। तो जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से NaCl रीएब्सॉर्ब होकर वासा रेक्टा के अंदर जा रहा है, वो असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से फिर से इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर जा रहा है। सेम इज द केस विद द वाटर। जब डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के अंदर से वाटर रीएब्सॉर्ब हो रहा है, वो वासा रेक्टा के अंदर एंटर कर रहा है असेंडिंग लिम्ब के अंदर, और डिसेंडिंग लिम्ब के थ्रू जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर जा रहा है। तो आप देख सकते हो कि कैसे किस मैकेनिज्म से हमारी किडनी जो नेफ्रॉन्स है, बेसिकली जो ट्यूब्यूल्स हैं, वो ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करके चल रही है ना। So the NaCl is returned to the interstitium by the ascending limb of loop of vasa recta, and similarly small amount of urea enters the thin segment of the ascending limb of the Henle's loop, which is transported back to the interstitium
बाय दी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। तो NaCl भी हमारा, यूरिया जो है हमारा ऐसे घूम रहा है। सो द मैकेनिज्म हेल्प्स टू मेंटेन अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम। तो ये जो बेसिक मैकेनिज्म है, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम एंड प्रेजेंस ऑफ सच इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट इट हेल्प्स इन द easy passage of water from the collecting tubule, thereby it concentrates the filtrate which is the urine। ये filtrate को concentrate कर देते हैं by the movement of the water। So human kidneys they can produce urine nearly 4 times concentrated than the initial filtrate, 300 से 1200 तक। तो 4 times the initial filtrate जो है हमारा यूरिन जो है concentrated produce हो जाता है। तो ये जो हमारा काउंटर करंट मैकेनिज्म है, इसमें आप देख सकते हो कि जो हमारा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से हमारा वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है, वो एंटर कर रहा है इनटू असेंडिंग लिम्ब, है ना, ये असेंडिंग लिम्ब के अंदर एंटर कर रहा है और डिसेंडिंग लिम्ब से वो वापस से इंटरस्टिशियम के अंदर जा रहा है। पर जो NaCl हमारा असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से रीअब्सॉर्ब हो रहा है, वो हमारा डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर वासा रेक्टा की एंटर कर रहा है और असेंडिंग लिम्ब से वापस इंटरस्टिशियम के अंदर जा रहा है। तो ये जो फ्लो है NaCl का, यूरिया जैसे कि थिन लिम्ब ऑफ असेंडिंग लिम्ब के अंदर जो है आ रही है, उसके बाद में कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जाके वो रीअब्सॉर्ब हो रही है वापस इनटू द इंटरस्टिशियम। तो ये जो मूवमेंट है NaCl एंड यूरिया की जो मूवमेंट है, NaCl एंड यूरिया की जो मूवमेंट है, इट हेल्प्स in maintaining the osmolarity, it helps in maintaining osmolarity। ठीक है, सो हमें पता चल गया कि NaCl से क्या परमिएबल है, कौन सा लिम्ब है वासा रेक्टा का वो परमिएबल है, वाटर से कौन सा लिम्ब परमिएबल है, और हमारा कलेक्टिंग डक्ट किस किस चीज से परमिएबल है। तो ये सारा का सारा ये बेसिक जो मैकेनिज्म है हमारा काउंटर करंट का है, बस इसका एक स्नैपशॉट ले लो, इससे ज्यादा इसमें से कुछ नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ यही इसी का स्नैपशॉट ले लो, जिससे कि आप जो है एक बार एग्जाम से पहले से रिवाइज कर लो कि हाँ काउंटर करंट का मैं एक बार डायग्राम देख लेता हूँ। तो आप ये फटाफट से इसका स्निप ले लो, क्योंकि यही जो है यही एग्जाम के अंदर भी बनाना है, यही आपको रिवाइज करने में भी हेल्प करेगा। सो नेक्स्ट कम्स द रेगुलेशन ऑफ द किडनी फंक्शन। अब किडनीज हमारा इतना एफिशिएंटली वर्क करती हैं, कैसे वर्क करती हैं? बाय द रेगुलेशन। सो द फंक्शनिंग ऑफ द किडनी इट इज मॉनिटर्ड बाय अ हार्मोनल feedback mechanism of the hypothalamus and the JGA which is the juxtaglomerular apparatus। so जो किडनी की फंक्शनिंग है it is monitored by the hormonal feedback mechanism and the JGA। हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म हमारा किस किस का होता है? हाइपोथैलेमस जो कि मास्टर ग्लैंड होता है, और JGA juxtaglomerular apparatus। So change in the blood volume, body fluid and the ion concentration it activates the osmoreceptors in the body। तो जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर या तो ब्लड वॉल्यूम के अंदर चेंज है, बॉडी फ्लूइड के अंदर चेंज है, आयन कंसंट्रेशन के अंदर चेंज है, ये सारी की सारी चीजें जो है हमारी एक्टिवेट कर देती है ऑस्मोरिसेप्टर्स को। ये सारी की सारी चीजें हमारी ऑस्मोरिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देती हैं, जो कि हाइपोथैलेमस को बोलते हैं कि रिलीज एंटी डायरेटिक हार्मोन ADH और वासोप्रेसिन। ADH और वासोप्रेसिन हमारा कहां से आता है? फ्रॉम द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी, पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी और दी न्यूरोहाइपोफाइसिस, और इसका दूसरा कौन सा पार्ट होता है पिट्यूटरी का? एडिनोहाइपोफाइसिस, दैट इज द इंटीरियर वन। ओके, सो ADH क्या करता है? इट फैसिलिटेट्स वाटर एब्जॉर्प्शन इन द ट्यूब्यूल्स। तो जैसे ही हमारा ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड, आयन कंसंट्रेशन किसी के अंदर भी चेंजेस आएंगे तो हमारे ऑस्मोरिसेप्टर्स जो कि बॉडी के अंदर है वो स्टिमुलेट करेंगे हाइपोथैलेमस को टू रिलीज ADH और वासोप्रेसिन। So the decrease in the glomerular blood pressure GFR it activates the JG cells। जैसे कि हमने देखा था इनबिल्ट मैकेनिज्म होता है। JG cells क्या रिलीज करते हैं? JG cells रिलीज करते हैं रेनिन को, जो कि एंजियोटेंसिनोजिन को कन्वर्ट करता है इनटू एंजियोटेंसिन, जो कि एंजियोटेंसिनोजिन को कन्वर्ट करता है इनटू एंजियोटेंसिन। एंड इससे क्या होता है? हमारा ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस। ठीक है,
and it releases the aldosterone that increase the absorption of the Na plus ions and water. ये glomerular blood pressure increase करके aldosterone रिलीज करता है जो कि Na प्लस और वाटर आयंस की सिक्रीशन रीएब्जॉर्प्शन करता है. ठीक है, Na प्लस आयंस प्लस वाटर एब्जॉर्ब्ड प्लस वाटर एब्जॉर्ब्ड. ओके, तो ये जो है ये मैकेनिज्म हमारा जेजी सेल्स का रहता है. और जब हम हाइपोथैलेमस की बात करते हैं वो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से क्या रिलीज करता है, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से एडीएच या फिर वासोप्रेसिन. So the osmoreceptors in the body, they are activated by changes in the blood volume, blood fluid volume, ionic. An excessive loss of fluid from the body can activate these receptors. तो जितना ज़्यादा fluid loss होगा उतनी जल्दी body जो है वो activate करेगी इन receptors को, जो कि hypothalamus को बोलेंगे कि फटाफट से release ADH, that is the antidiuretic hormone, और the vasopressin from the neurohypophysis, that is the posterior lobe of the pituitary. ADH क्या करता है? It facilitates water reabsorption from the later parts of the tubule और उससे prevent करता है diuresis. An increase in the blood fluid volume, it can switch off the osmoreceptors and suppress the ADH release to complete the feedback mechanism. तो जब भी हमारे अंदर क्या होगा, बॉडी फ्लूइड की कमी होगी, है ना, बॉडी फ्लूइड की कमी होगी, तब हमारे ऑस्मोरिसेप्टर्स एक्टिवेट होके ये एडीएच सिक्रीट करेंगे जो कि वाटर रीएब्जॉर्प्शन करेंगे. पर जैसे ही हमारा जो है बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम जो है नॉर्मल हो जाएंगे, ये ऑस्मोरिसेप्टर्स हमारे स्विच ऑफ होके क्या होगा, एडीएच जो है अब रिलीज बंद हो जाएगा और फीडबैक कंप्लीट हो जाएगा. ADH, it can also affect the kidney function by its constrictory effects on the blood vessels. ये blood vessels को constrict करता है जो कि blood pressure को increase करता है. तो increase in blood pressure it increases the glomerular blood flow और GFR को भी increase करेगा. तो ADH जो है basically constriction का काम करता है जिसकी वजह से blood pressure बढ़ता है, GFR बढ़ता है. JGA, juxtaglomerular apparatus क्या करता है? It is a complex regulatory role होता है. A fall in the GFR के अंदर अगर कोई भी फॉल होता है तो क्या होता है? It can activate the JG cells, which is the juxtaglomerular cells, to release renin, which converts angiotensinogen to angiotensin 1 and then angiotensin 2. तो angiotensin 2 जो कि हमारे एक पावरफुल वासोकंस्ट्रिक्टर है, वो क्या करता है? ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है. क्या करता है? ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और GFR को बढ़ा देता है. So angiotensin 2 it activates the adrenal cortex to release aldosterone, जो कि फिर जो है इंटर्न GFR को बढ़ाएगा, वाटर और सोडियम आयंस के रीएब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाएगा. तो एड्रेनल कॉर्टेक्स से हमारा क्या रिलीज करवाता है? एल्डोस्टेरोन करवाता है. So aldosterone क्या करता है? It causes the reabsorption of the sodium and the water from the distal parts of the tubules. DCT से सोडियम और वाटर को रीएब्जॉर्ब कराता है, जिसकी वजह से इंक्रीज क्या होता है? हमारा ब्लड प्रेशर एंड दी GFR. इससे हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज होता है. सो दिस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म इट इज कॉमनली नोन एज रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म. तो अगर एग्जाम के अंदर, वैसे तो ये आएगा ही सही, एक काउंटर करंट और एक रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, इसके अंदर आपको ये बताना है कि कैसे जो जेजी सेल्स है वो एक्टिवेट होके कैसे रेनिन एंजियोटेंसिन पाथवे करते हैं और हमारा एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है. So an increase in the blood flow to the atria of the heart, it causes the release of ANF, that is the atrial natriuretic factor. तो जब हमारा blood flow बढ़ रहा है तो मतलब हार्ट की तरफ भी हमारा blood flow जाएगा, ज्यादा बढ़ेगा, तो उससे क्या रिलीज होगा? हमारा atrial natriuretic factor, which is ANF, which causes dilation, vasodilation. हार्ट के पास सिग्नल जाएगा that blood it is flowing at a very high rate, ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो उसको कम करना है, तो वासोडाइलेशन होगा. जो आर्टरीज या फिर वेन्स है, जो ब्लड वेसल्स है हमारी, उनका डायलेशन होगा और उससे क्या होगा? ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा. सो ANF मैकेनिज्म इट एक्ट्स एज अ चेक ऑन द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म. तो जब हम रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म लिखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसको रेगुलेट कौन करता है. इट जो ANF है, ANF mechanism it keeps a check on the renin angiotensin system. इसको हम लोग कई बार ही कॉमनली रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर एल्डोस्टेरोन भी रिलीज होता है ना हमारा एड्रेनल कॉर्टेक्स से, तो इसलिए रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म या फिर रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म.
ठीक है। सो इसके बाद में हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना मिक्चुरेशन। इट इज द एक्सपल्शन ऑफ द यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, इट इज नोन एज द मिक्चुरेशन। सो द प्रोसेस ऑफ एक्सपल्शन ऑफ द यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, इट इज नोन एज मिक्चुरेशन। सो द न्यूरल मैकेनिज्म दैट कॉजेज इट इज नोन एज द मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। सो जो रिफ्लेक्स इसको कॉज करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। जो यूरिन है वो फॉर्म होती है इन द नेफ्रॉन और उसे स्टोर किया जाता है इन द यूरिनरी ब्लैडर टिल अ वॉलंटरी सिग्नल इज गिवन बाय सीएनएस। तो यूरिन को हम लोग कब तक ब्लैडर के अंदर स्टोर कर सकते हैं, जब तक हम लोग चाहते हैं। जब तक वो जो है इनवॉलंटरी स्टेज पे नहीं पहुंच जाती तब तक हम हमारे हाथ में होता है, हमारी वॉलंटरी स्टेज पे होता है, विच इज गिवन बाय द सीएनएस। CNS से मिलता है वो वाला वॉलंटरी सिग्नल। सो दिस इनिशिएट्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लैडर एंड साइमल्टेनियस रिलैक्सेशन ऑफ द यूरेथ्रल स्फिंक्टर कॉजिंग द रिलीज ऑफ द यूरिन। सो जब हम ये मिक्चुरेशन का प्रोसेस कर रहे होते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे ब्लैडर के स्मूथ मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और जो यूरेथ्रा के होते हैं, यूरेथ्रल स्फिंक्टर होता है वो रिलैक्स होता है, जिसकी वजह से हमारा जो यूरिन है वो रिलीज होता है, हमारा जो यूरिन है वो रिलीज होता है। तो ये हमारा मिक्चुरेशन है। So an adult human excretes 1 to 1.5 liters of the urine per day. तो जब हम adult human की बात करते हैं तो they secrete 1 to 1.5 liters of urine per day. So urine जो form होती है, it is light yellow colored watery fluid which is slightly acidic, pH around 6. तो 6 pH मतलब न्यूट्रल के अराउंड ही डॉज करता है बट स्लाइटली एसिडिक होता है एंड हैज अ कैरेक्टरिस्टिक ओडोर, इसका कैरेक्टरिस्टिक ओडोर होता है। सो ऑन एन एवरेज 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया इट इज एक्सक्रीटेड आउट पर डे। सो जो हमारी 1 से 1.5 लीटर यूरिन बाहर निकलता है उसके अंदर 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया होता है। सो वेरियस कंडीशन इट कैन अफेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूरिन। ओके, सो हमें पता चल गया कि मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स कैसे होता है, यूरिन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सो एनालिसिस ऑफ यूरिन किस में हेल्प करता है, द एनालिसिस ऑफ यूरिन इट हेल्प्स इन द क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ मेनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स as well as the malfunctioning of the kidney. For example, the presence of glucose which is the glycosuria and the ketone bodies, ketonuria in urine are indicative of diabetes mellitus. ओके, सो एक बारी हम लोग देख लेते हैं हम लोगों ने आज के लेक्चर के अंदर क्या क्या देखा है। फर्स्ट हमने देखा है कि क्या होता है हमारा काउंटर करंट मैकेनिज्म, जिससे कि हमारा जो कंसंट्रेशन है फिल्ट्रेट का वो होता है। क्यों बोलते हैं ऐसे काउंटर करंट, क्योंकि जो हेनलेज लूप है उसमें दोनों जो उसके लिम्स है ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं और वैसे ही वासा रेक्टा के भी जो दोनों लिम्स हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, विच गिव्स अ काउंटर करंट पैटर्न। तो जब हमने काउंटर करंट मैकेनिज्म की बात करी थी तो काउंटर करंट मैकेनिज्म के अंदर हमने ये वाला कुछ प्रोसेस देखा था कि जो हमारा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है वहां से हमारा वाटर रीएब्सॉर्ब होता है विच गोज इनटू द वासा रेक्टा, वासा रेक्टा के असेंडिंग लिम्ब के अंदर जाता है। उसके बाद में वासा रेक्टा के डिसेंडिंग लिम्ब से वही वाटर हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर आ जाता है। वहीं इस टाइम पे अगर हमारा वाटर जो है रीएब्सॉर्ब हो रहा है, हमारा यूरिन कंसंट्रेटेड स्टेट में आ जाता है फ्रॉम 300 मिलीऑस्मॉल पर लीटर टू 1200 मिलीऑस्मॉल पर लीटर। पर जब वो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के अंदर जाता है तो इट इज परमिएबल टू, इट रीएब्सॉर्ब्स NaCl। तो NaCl अगर रीएब्सॉर्ब करता है तो मतलब वाटर ज्यादा हो रहा है, तो द यूरिन बिकम्स डाइल्यूट फ्रॉम 1200 मिलीऑस्मॉल पर लीटर टू 300 मिलीऑस्मॉल पर लीटर। सो जब हमारा असेंडिंग लिम्ब है उसके अंदर से NaCl हमारा रीएब्सॉर्ब हो रहा है बट यूरिया जो है इट एंटर्स थिन असेंडिंग लिम्ब में, हमारा यूरिया एंटर करता है और जो NaCl यहाँ से रीएब्सॉर्ब हो रहा है वो वासा रेक्टा के डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर जाता है और असेंडिंग लिम्ब से अंदर से वो जो है वापस से इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर चला जाता है। तो इसमें क्या होता है हमारा यहाँ पे यूरिन जो है फिर जाता है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, जो फिल्ट्रेट है हमारा कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जाता है वो यूरिया के साथ जाता है और जो हमारा कलेक्टिंग डक्ट है इट रीएब्सॉर्ब्स वाटर, तो उससे हमारा यूरिन जो है वही 300 मिलीऑस्मॉल पर लीटर से 1200 मिलीऑस्मॉल पर लीटर तक कंसंट्रेट हो जाता है और वो जो है यूरिन को इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर रिलीज कर देता है हमारा कलेक्टिंग डक्ट। जब हम वासा रेक्टा पे आते हैं तो वासा रेक्टा का जो डिसेंडिंग लिम्ब है इट रीएब्सॉर्ब्स वाटर, मतलब कंसंट्रेट हो जाता है यूरिन अप टू 1200 मिलीऑस्मॉल पर लीटर और उसके बाद में जो असेंडिंग लिम्ब है वही सेम इट रीएब्सॉर्ब्स NaCl और वो जो होता है यूरिन हमारा डाइल्यूट हो जाता है टू 300 मिलीऑस्मॉल पर लीटर और वो जो चला जाता है हमारा वेन्स में चला जाता है जो फिल्ट्रेट होता है।
सो इसके बाद में जो हमारा किडनी का फंक्शन है वो कैसे रेगुलेट होता है? इट इज रेगुलेटेड बाय हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ द हाइपोथैलेमस एंड जेजीए। तो इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर ऑस्मोरिसेप्टर्स होते हैं जो कि जब बॉडी फ्लूइड कम होता है वो हाइपोथैलेमस को सिग्नल करते हैं दैट इट इज द टाइम टू सिक्रीट एडीएच फ्रॉम द न्यूरोहाइपोफाइसिस दैट इज द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी। तो एडीएच क्या करता है? एडीएच क्या करता है? एडीएच बेसिकली इट रीअब्सॉर्ब्स वाटर फ्रॉम द लैटर टिब्यूल और उससे डायरेसिस नहीं होता। तो जब ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम नॉर्मल हो जाता है वो क्या करता है? इट स्विच ऑफ द ऑस्मोरिसेप्टर्स एडीएच रिलीज को बंद कर देता है। इट ऑल्सो कंस्ट्रिक्ट्स द ब्लड वेसल्स जिसकी वजह से जो है ब्लड फ्लो बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और जीएफआर भी बढ़ जाता है। जेजीए क्या होता है? द juxtaglomerulus it is present in the afferent arteriole and the loop of Henle। तो इसमें क्या होता है कि जब जीएफआर नीचे होता है, जीएफआर डिक्रीज होता है तो जेजी सेल्स जो है हमारे रेनिन सिक्रीट करते हैं जो कि एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट करते हैं एंजियोटेंसिन 1 में, फिर एंजियोटेंसिन 2 में। तो एंजियोटेंसिन 2 क्या होता है? हमारा वासोकंस्ट्रिक्शन होता है जो कि ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और जीएफआर को भी बढ़ा देगा। It also activates the adrenal cortex to release aldosterone। एल्डोस्टेरॉन में हमारा सोडियम और वाटर का रीअब्सॉर्प्शन करेगा फ्रॉम दी डीसीटी, जीएफआर और वो हमारा जो है ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तभी हम इस मैकेनिज्म को, इस जेजी मैकेनिज्म को रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन पाथवे बोलते हैं या फिर रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म बोलते हैं। सो जब हमारा ब्लड फ्लो बढ़ता है, जो एट्रिया ऑफ द हार्ट है वो भी बहुत तेजी से ब्लड को देखने लग जाता है कि हाँ यहाँ पे द ब्लड इज फ्लोइंग एट अ वेरी फास्ट रेट, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो उस टाइम पे हार्ट जो है एट्रियल नेट्रियोटिक फैक्टर जो है एएनएफ रिलीज करता है। तो एएनएफ जब रिलीज करते हैं इट कॉजेज द डायलेशन एंड डिक्रीजेस द ब्लड प्रेशर। सो एएनएफ मैकेनिज्म इट कीप्स अ चेक ऑन द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। फिर हमारा आता है मिक्चुरेशन का प्रोसेस। जब हम मिक्चुरेशन की बात करते हैं इट इज द एक्सपल्शन ऑफ द यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। जो न्यूरल मैकेनिज्म है उसको हम बोलते हैं मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। और जो यूरिन है रेफ्रॉन में इट इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर और वॉलंटरी सिग्नल हमें किससे मिलता है? सीएनएस से मिलता है। सो जब हमारा मिक्चुरेशन हो रहा होता है तो द स्मूथ मसल्स ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर दे कॉन्ट्रैक्ट बट साइमल्टेनियस रिलैक्सेशन हो रही होती है ऑफ द यूरेथ्रल स्फिंक्टर जिसकी वजह से हमारा यूरिन जो है रिलीज हो जाता है। अडल्ट ह्यूमन के एक्सक्रीट आउट करता है 1 to 1.5 लीटर्स ऑफ द यूरिन। द यूरिन फॉर्म्ड इट स्लाइटली येलो कलर्ड और उसका पीएच जो होता है स्लाइटली एसिडिक होता है, एक ओडोर होता है। 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया जो है एक दिन के अंदर बंदा एक्सक्रीट आउट करता है। एनालिसिस ऑफ यूरिन जो है क्लिनिकल डायग्नोसिस में हेल्प करता है, जैसे कि अगर प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज है, ग्लाइकोसूरिया या फिर प्रेजेंस ऑफ द कीटोन बॉडीज है, कीटोन्यूरिया, तो दे आर द इंडिकेटिव ऑफ द डायबिटीज मेलाइटिस। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच ऑफ दीज आर नॉट इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन? ए हाइपोथैलेमस, बी हार्ट, सी जीजीए या फिर डी स्प्लीन। ए बी सी डी, हाइपोथैलेमस, हार्ट, जेजीए या फिर स्प्लीन। तो हमने हाइपोथैलेमस का फंक्शन देखा। हार्ट क्या करता है? एएनएफ मैकेनिज्म। हाइपोथैलेमस क्या करता है हमारा? हाइपोथैलेमस हमारा एडीएच सिक्रीट करता है। और जेजीए क्या करता है हमारा? रेनिन एंजियोटेंसिन पाथवे। क्या स्प्लीन कुछ काम करता है? क्या स्प्लीन कुछ काम करता है? नहीं। तो ऑप्शन डी करेक्ट है कि स्प्लीन का कोई रोल प्ले नहीं होता इन द रेगुलेशन ऑफ द किडनी फंक्शन। स्प्लीन इज बेसिकली द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। इम्यून सिस्टम के अंदर ये हमारा काम करता है, ये हमारा इसके अंदर काम नहीं करता किडनी फंक्शन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज डू नॉट एक्टिवेट ऑस्मोरिसेप्टर्स? ब्लड वॉल्यूम, ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम, होम्योस्टैसिस या फिर आयनिक कंसंट्रेशन। ऑस्मोरिसेप्टर्स जो हमारे सेंसिटिव होते हैं वो किसके सेंसिटिव होते हैं? ब्लड वॉल्यूम के, ब्लड फ्लूइड एंड आयनिक कंसंट्रेशन के। होम्योस्टैसिस इज द एक्ट ऑफ मेंटेनिंग द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। सो do you think that this maintenance of the internal body temperature it activates osmoreceptors? No, it helps in maintaining the constant internal body temperature। इससे ज्यादा ये कुछ नहीं करता। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, होम्योस्टैसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज वासोप्रेसिन रिलीज फ्रॉम? वासोप्रेसिन कहां से रिलीज होता है? ए न्यूरोहाइपोफाइसिस, बी पीनियल ग्लैंड, सी एड्रिनल ग्लैंड या फिर डी पैनक्रियास। वासोप्रेसिन कहां से रिलीज होता है? न्यूरोहाइपोफाइसिस, पीनियल ग्लैंड या फिर एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियास। वासोप्रेसिन इज रिलीज फ्रॉम द posterior pituitary which is also known as the neurohypophysis. Am I correct? It is also known as the
न्यूरोहाइपोफाइसिस, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है, न्यूरोहाइपोफाइसिस। Next question, which of these hormones they do not lead to the constriction of the blood vessels? A epinephrine, B angiotensin 2, B C ANF या फिर D ADH। इसमें से कौन सा जो है कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल नहीं करता? अब कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल हमारी किडनी फंक्शन के अंदर क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट इंक्रीजेज द GFR, दैट इज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो कौन सा जो है इसके अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स नहीं करता है? ऑप्शन ए एपिनेफ्रिन, ऑप्शन ए एपिनेफ्रिन। So which of the following can increase GFR? Increase in blood pressure, decrease in blood pressure, increase Bowman's capsule hydrostatic pressure या फिर urethral constriction, या फिर urethral constriction। कौन सा इनमें से increase करता है GFR को, which is the glomerular filtration rate? Option A, increase in the blood pressure, it increases the GFR। सो बच्चों ये था हमारा काउंटर करंट मैकेनिज्म, रेगुलेशन ऑफ द किडनी फंक्शन एंड द मैच्योरेशन। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिसऑर्डर्स देखेंगे कि किडनी फंक्शन से कौन से रिलेटेड है और किडनीज के अलावा और कौन सी जो हमारे ऑर्गन्स है वो एक्सक्रीशन में रोल प्ले करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है अड्डा 24/7 स्कूल के चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।